नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेज में स्वागत है। मैं करता हूं। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र के जो पुरावलोकन है उसकी सीरीज देख रहे हैं। ये हमारी पर्यावरण वाली सीरीज है। इसमें अब तक हम लोगों ने पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, ग्रीन हाउस गैस और जलवायु परिवर्तन में टॉपिक देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है जो जलवायु परिवर्तन संबंधी जो सम्मेलन हुए हैं, शुरुआत से कहाँ क्योटो प्रोटोकॉल से, उसको देखेंगे। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर आप विजिट कर जाइए। वहाँ आपको पेट 2025 की तैयारी कराई जा रही है, वीडियो प्लेलिस्ट के साथ में, पीडीएफ के साथ में, आप वहाँ जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप जीआईसी, एलटी या फिर टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप हमारा चैनल है अमोक क्लासेस, डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आप डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप चले जाइए। वहां पर अपने जीएस को और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके लिए। ठीक है, जिस प्रकार से कंटेंट दिए जाते हैं, जिस प्रकार से मेहनत की जाती है, शायद ही किसी चैनल पे आपको लिए मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो का। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन देख लिया था। जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुए थे उसको देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे जो क्योटो प्रोटोकॉल है और अन्य जो समझौते हुए हैं इससे संबंधित। ठीक है, देखिए क्या है इसमें। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंध है। यह ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, न कि केवल ग्रीन हाउस गैसों से। मतलब अब ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस को ही नहीं करना है, कम करना है, बल्कि ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको भी कम करना है, इससे संबंधित है। ठीक है, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को या यूएनएफसीसी के तीसरे सम्मेलन में कॉप 3 कॉप 1 कहाँ हुआ है? यहाँ मुझे कमेंट करके बताइए। कल हम लोग देखे थे कहाँ, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया था कब? 1997 में स्वीकार किया गया था। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था और कब तक चला? तो 2020 तक। कब चला था? 2020 तक। ठीक है, चलिए। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता के तहत लाया गया। इसका क्या मतलब है कि इसमें यह समझौता किया गया, भैया जो हमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है, किस स्तर तक कम करना है? इसे 1990 में जो स्तर रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, उस लेवल तक लाना है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन वर्ष 2008 से 2012 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया। इसका क्या मतलब है भैया? ऐसे देश जो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों का क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन अधिक कर रहे हैं, उनसे कहा भैया आप 5.2% कम करेंगे। कब तक? 2012 तक। ठीक है, आगे चलिएगा। स्वच्छ विकास युक्त या सीडीएम या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स 1 विकसित देश गैर एनेक्स देशों को स्वच्छ विकास युक्त परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट कर सकती है। कार्बन क्रेडिट क्या मतलब है दोस्तों? दरअसल समझिए, इसको समझते हैं। मान लीजिए एक ऐसी देश है, दो देश की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इधर आइए। मान लीजिए एक देश है भूटान, दूसरा देश है यूएसए। ठीक है, अब दोनों क्षमता ये है, इसका ये कहा गया भैया आप अधिकतम 100 टन तक क्या कर सकते हैं, 100 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित कर सकते हैं। इनके पास भी यही टारगेट हुआ, इनके पास भी ये हुआ, 100 टन तक आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं। लेकिन ये महोदय इनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक है, इन्होंने क्या काम कर दिया, मान लीजिए 150 टन कर दिया। अब क्या करें? अब इन्होंने क्या काम किया, मुश्किल से इन्होंने 50 टन किया, इनके पास 50 टन क्या अधिशेष हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये 50 टन का जो इनके पास एक्स्ट्रा बचा है, अब इसको इनको दे देंगे, भाई सब यूएसए महोदय आप ले लीजिए। इसके बदौलत ये क्या करेंगे, किसी पैसा दे सकते हैं या टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, कुछ भी सहायता कर सकते हैं, जिससे वो ग्रीन हाउस गैस को अपना उत्सर्जन को कम कर सके। इसे हम क्या करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। या कार्बन क्रेडिट मतलब ये होगा, इसके पास कार्बन के थे, इसके पास सर्टिफिकेट थे, इसको बेच दिया, इससे इनका व्यापार हो गया। कार्बन क्रेडिट का उपयोग
विकसित देश अपने राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को कमी को पूरा करने कर सकते हैं। भैया इसका मतलब क्या है? अब ये भी कहेगा ना, देखिए देखिए इससे कहे देखिए देखिए हम भी भैया इससे ज्यादा नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 150 था, 150 मैंने उत्सर्जन किया, मेरा बराबर हो गया। इसी प्रकार से ये कर सकते हैं। स्पष्ट है कि परियोजनाएं अनेक्स वन के देशों के द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु इस परियोजना गैर एनेक्स वन विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। इस प्रकार परियोजना का संबंध दोनों देशों से, मतलब इसमें विकासशील और गैर विकसित और विकासशील देश दोनों ही शामिल है। राइट, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे इधर देखिएगा, इसे कुछ चीजों को हमें देखना है। इधर जो चार्ट बना रखा है क्या है, देखिए एक है संस्था यूएनएफसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, धारा 12 के तहत सीडीएम की स्थापना हो रही है। इसके बाद एनेक्स वन देश में ऐसे कौन है? ए और गैर एनेक्स देश दो प्रकार के हैं। और क्या? कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग, ये जो कार्बन के लेन देन होता है इनके प्रतिभूतियों का, इसे कार्बन ट्रेडिंग भी कहा जाता है। राइट, चलिए अब है क्या, देखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, लाइट कट गई, गर्मी लग रही है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन के पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार देश के द्वारा किए जाने अधिकतम उत्सर्जन को निर्धारित करते हैं। मतलब भैया इसमें क्या किया गया है, आप कितना उत्सर्जन कर सकते हैं इसकी बात की गई है। ठीक है, किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसमें का मतलब यह है, अगर कोई देश ऐसा है, ठीक है, अगर कोई देश ऐसा है जिसमें क्या करता है, एक टन क्या करता है कार्बन की कमी कर देता है उत्सर्जन में, उसे एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय को बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार? बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। ठीक है, सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग की कमी के लिए हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रण करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी। इसका मतलब क्या है? ये जो मैकेनिज्म है कब आई थी भैया? जब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत हो रहा था और ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना था, इसके लिए ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है, ये कार्बन ट्रेडिंग जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया है। ठीक है, इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजना पर आदि आती है। ठीक है, इसका मतलब हमें कार्बन सिंक करना है या वनीकरण को बढ़ाना है, इसे क्या होगा, तभी तुम कार्बन सिंक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से काम ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भूमंडलीय तापमान के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग प्रोत्साहित की बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जाए। इसका क्या मतलब है? जैसे जो देश, मान लीजिए वही मैंने जो समझाया है कि कार्बन को उत्सर्जन नहीं कम कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन अधिक है, जनसंख्या अधिक है। अब वो करें क्या करेंगे? तब क्या करेंगे कि ऐसे देश जो कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहे हैं, उनसे उनका कार्बन क्रेडिट ले लेंगे और उनको अपने स्थान से वित्त दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, या फिर अन्य जो चीजें उनको चाहिए वो उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, इसे स्वच्छ विकास युक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इधर आइएगा, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती या सर्टिफाइड इमिशन रिड्यूज, इसे ईआर कहते हैं, सीडीएम के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई है। यह एक टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने की प्राप्त होती है। इसका मतलब कि अगर कोई देश 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करता है, तब उसे ईआर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, चलिए, यह वनीकरण इत्यादि को प्राप्त किया जाता है। कोई वनीकरण वगैरह कर रहा है तब ये दिया जाएगा। कार्बन कर, कार्बन टैक्स क्या है? उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जाने वाला कर है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन करते हैं और प्रदूषण स्तर को क्या करते हैं, प्रदूषण कर पर लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसे मान लीजिए ऐसे देश हैं या ऐसे राज्य हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसा स्रोत देखते हैं जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक, जैसे परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, इंडस्ट्रियां हो गई, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक हो रहा है, उनपे एक नया टैक्स है। क्या ये नया टैक्स है, ये जो न्यू टैक्स है उस पर लगा, कहा जाता है भाई साहब आप कार्बन का उत्सर्जन कम करिए, इसलिए ये लगाया जा रहा है। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता। क्या होता है, इससे सरकार की इनकम बढ़ती है, बाकी कुछ नहीं। यूं तो स्वीडन, फिनलैंड,
नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देशों कार्बन टैक्स लगा चुके हैं, किंतु 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय तापन प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने किया था? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, कब? 2005 में। अब ये देखिए जो प्रश्न है किससे संबंधित रहा होगा? ये करंट अफेयर से संबंधित रहा होगा, लेकिन अब आपके लिए प्रश्न बना है तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने अपनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लागू करने की घोषणा की थी, जो वर्तमान में लागू, यानी जो सिंगापुर है आपका 2018 में क्या किया था? इसने कार्बन के ऊपर टैक्स लगाने का काम शुरू किया था। ठीक है, इसे कार्बन टैक्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। ध्यातत्व है कि किसी गैस वैश्विक तापन, विभव या उस गैस का अणु दक्षता या उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? कौन देश कितना समय तक रहेगा वायुमंडल में, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे चले जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का जीवन काल परिवर्तनीय है, जबकि सभी समयावधि के दौरान यह वैश्विक तापन में विभव में एक पाया जाता है, यानी इसका जो विभव है कितने समय तक रह सकता है? केवल एक ही यूनिट तक रह सकता है, ऐसा पाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। यूएनएफसीसी के अनुसार मीथेन का 20 वर्षों के दौरान वैश्विक तापन में कितना 56 पाया गया है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस से ज्यादा रूप में प्रभावी एवं हानिकारक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव गतिविधियों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने और उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों कुल मात्रा में कार्बन पश्चिम करते हैं। ज्यादातर ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट या WRI के द्वारा क्या किया जाता है? ये आकलित किया जाता है कि भैया विश्व में कितने आप ग्रीन हाउस गैस आप उत्सर्जन कर रहे हैं, ये सब इसके तहत मापा जाता है। ठीक है, यह सरकार व्यवसाय के नेतृत्व में प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाप निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखा का साधन। इसका मतलब क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैस प्रति वक्त कितना उत्पादित किया गया, इसके मापने कैसे, इसका स्तर कितना है, किस हिसाब से किया जा रहा है, क्या इसमें किया जा सकता है, इस प्रकार की जो बात किया जाता है या इसी पे बात किया जाता है। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापन, प्रबंधन और प्रतिवेदन हेतु मानक निर्धारित करता है। वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो जून 2008 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? वन कार्बन भागीदारी सुविधा कब हुआ था? जून 2008 में प्रारंभ हुआ था। यह किसका पहल है? यह विश्व बैंक की पहल है। किसकी पहल है? विश्व बैंक की पहल है। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाजों एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। किसका किसका है? सरकार, व्यवसायों, नागरिक समाजों, इन सबका क्या है? वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन वनोन्मूलन, वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जन को कम करने के विकासशील देशों की सहायता करने पर मुख्य उद्देश्य से किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका भैया जहां वन उन्मूलन अधिक हो गया है, जहां वन निम्नीकरण अधिक हो गया है, अब क्या करना है? उनके उत्सर्जन कम हो गए, अब हमें उनके वनीकरण को बढ़ाना है और वहां पर वृक्षारोपण कराना है। ऐसी जो पहल है इसके तहत ये किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? उनको वित्त अनुदान दिया जाता है, टेक्नोलॉजी प्रदान की जाती है, इस प्रकार की कुछ पहले की जाती है। राइट, चलिए। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके उन प्रयासों में सहायता हेतु वित्त तकनीक मदद उपलब्ध कराती है, परंतु यह सुविधा विश्वविद्यालय, व्यक्तियों, संसाधनों को वित्तीय मदद नहीं करता। किसको देता है केवल वित्तीय मदद? विकासशील देशों को, जहां ये वनीकरण को देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉर लैंडस्केप एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। खैर ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता, खास करके पीसीएस और बीपीएससी के लिए। ठीक है, हम यहाँ वही प्रश्न देखेंगे जो आपके बीपीएससी वगैरह के लिए दिए, बहुत हाई लेवल पे नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ जो जितने टॉपिक आप पढ़े ना, ज्यादातर करके आपसे ये सब आईएएस और या आईपीएससी यूपीएससी में पूछा गया है, ना कि यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, इधर आइए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता अभिसमय से संबंधित है, जो जैव प्रौद्योगिकी के उत्पन्न जीवित संसाधनों को जीवों को उत्पन्न संभावित खतरों से
जैव विविधता की रक्षा करने और प्रतिबद्ध है। इसका क्या मतलब, एक प्रोटोकॉल हुआ था, ये समझौता हुआ था जिसके तहत ये हुआ, भैया हमें जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करना है, जीवों को सुरक्षित करना है, इसलिए ये समझौते को किया गया था। ठीक है, यही है कार्टाजोना प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था, ये हुआ था 29 जनवरी 2000 को। कब हुआ था, 29 जनवरी जो 2000 को इसे अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। और प्रभाव कब आया, 2003 में। कब आया है, 2003 में। नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित दोस्तों, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था और 2014 में प्रभावी हुआ है। ध्यान देना, 2010 में हुआ था। कहाँ हुआ, जापान का शहर नगोया, वहां पे समझौता हुआ। किससे संबंधित है, यह जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। इसी समय एक लक्ष्य अपनाया गया जिसका नाम है आइची लक्ष्य, शायद आप परिचित होंगे आइची लक्ष्य से, उसी से। ठीक है, यह सीबीडी का पूरक समझौता है। यह अनुवांशिक संसाधनों, जेनेटिक रिसोर्सेस प्राप्त करने और उनमें मिले लाभों को समुचित निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि संगठन यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग और 2007 में स्थापित किया गया था। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ, यह संधि 38 देशों 8 क्षेत्रों उप क्षेत्रों क्रियाशील है। यह अपने लक्ष्य को सुदृढ़ और स्तंभों पर माध्यम से करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, आप देखते हैं, देखिए हम इस जो एमसीक्यू है हम उसी को देखेंगे जो आपके पीसीएस संबंधित है या बीपीएससी संबंधित है या एमपीपीसी संबंधित है। यूपीएससी वाले प्रश्न नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि यूपीएससी वाले प्रश्न तो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके एग्जाम के लिए प्रासंगिक नहीं है। आपको पीसीएस के लिए जो प्रश्न बने वही प्रासंगिक है, हम उसे देखेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं सर यूपीएससी वाला चाहिए, हमें आईएएस वाला चाहिए, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उसी भी चर्चा कर लेंगे। चलिए, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से। कब से है, जलवायु परिवर्तन से। कब हुआ था, 1997 में। ठीक है, किससे है, जलवायु परिवर्तन 1997 में। अब देखिए आइए से संबंधित है। अब ये जो प्रश्न है, हालांकि ये बेसिक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल उपसन 2005 में लागू हुई थी, बिल्कुल लागू हुई थी। कब हुई थी, ये 1997 में हुआ था, लेकिन 2005 में लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित नहीं दोस्तों, जिसके है ये जलवायु परिवर्तन से। किससे, जलवायु परिवर्तन से, न कि इससे। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरा यहाँ भी है, ये गलत हो गया। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि हीट को अधिक एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी 1 और 3 आपका सही है। अब इसमें आपको दिया गया कौन सा सम्मेलन सुमेलित नहीं, इससे पूछा गया। कार्टाजोना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी, बिल्कुल है। बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। स्टॉकहोम अनवरत जैव प्रदूषक, बिल्कुल है। कब हुआ था, 2001 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, बिल्कुल। कब हुआ था, 1987 हुआ था और 1989 में प्रभावी हुआ है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से। कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन में आयोजित किया गया था, जिसका नाम क्या था, क्योटो में। क्योटो है कहाँ, मुझे आप बताइए, जापान में। कहाँ पे, जापान, जापान का शहर। ठीक है, क्योटो। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से सीडीएम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कौन सा सत्य नहीं। सीडीएम मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कह रहा है यह हरित गैसें को उत्सर्जन में नियंत्रण में कमी करता है, बिल्कुल है। यह ग्लोबल तापीकरण को कम करने, ग्लोबल वार्मिंग कम करता है, बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है, बिल्कुल दिया है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध नहीं करता, बल्कि कहता भाई साहब आप उसको दीजिए ताकि वो क्या कर सके, अपना क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कर सके। ठीक है, आगे क्या है, आईएएस 2016 प्रश्न है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या कहा जाता है, इसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसका डायरेक्ट आंसर देकर हम मार देते हैं ये। चलिए, ये राजस्थान संबंधित, इसको देखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में प्रभावी हुआ, बिल्कुल है। यह क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के विकास और निकास को संबंधित है, ये भी सही है। मेथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के 5 गुना अधिक प्रभावी नहीं दोस्तों, बल्कि मेथेन अधिक प्रभावी। किसका, मेथेन अधिक प्रभावी। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है आपका। तीसरा आप 1 और 2 आपका सही है, इसे देख लीजिएगा ये। ठीक, चलिए, आईएएस 2019 का प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन भूमंडलीय तापमान के संदर्भ में यूएनएफसीसी के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है। क्या नाम, तो सीडीएम या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या सीडीएम। क्या, सीडीएम। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखें, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न देखिएगा, चूंकि छोटा प्रश्न है इसलिए इसको देख लेते हैं। क्या है, इसको कह रहा है कार्बन जमाव या कार्बन क्रेडिट्स के बारे में
स्वच्छ विकास युक्त सीडीएम क्योटो प्रोटोकॉल के युक्त है, बिल्कुल सही है। सीडीएम के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल संलग्न वन देश से संबंधित नहीं दोस्तों, ये अन्य देशों से संबंधित है, यानी ऑप्शन एक कहा है आपका गलत है। चलिए, यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किसके लिए विकसित किया गया? आप बताइए, 2021 का प्रश्न है आईएएस का, किसके है? कार्बन उत्सर्जन और व्यापार से संबंधित है। किसे? संपूर्ण विश्व में कार के कार्बन पदचिह्न को आकलन करने से संबंधित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन मतलब दोस्तों ये समझिएगा, ऐसे कार्बन जो समुद्र या फिर आपके जलीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, इसे ब्लू कार्बन के नाम से जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर? महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन, यानी जो महासागर में जो शैवाल वगैरह है क्या करते हैं, आपके उसको अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम ब्लू कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झारखंड पीसीएस का प्रश्न है, कार्टोजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित? जैव सुरक्षा संबंधित। किससे? जैव सुरक्षा संबंधित। ठीक है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बन पदचिह्न कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन पदचिह्न कहते हैं। भैया प्रति व्यक्ति कितना उत्सर्जन हो रहा है, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या है इसमें यार, आईएएस वाला प्रश्न छोड़ रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित होता है ज्यादातर करके, इसलिए यहां से प्रश्न हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे संबंधित दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल। कहां से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। ठीक है, बायो का कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉर लैंडस्केप किसने जारी किया है? किसके पहल है ये? कौन प्रबंधन करता है? विश्व बैंक। कौन प्रबंधन करता है? विश्व बैंक। ठीक है, चलिए जरा आरओ का प्रश्न, इसको देख लीजिए। अब ये भी कार्बन टैक्स लगाया है, क्योंकि सिंगापुर ने लगाया था, करंट अफेयर से संबंधित है, ये सब प्रश्न छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यादातर प्रश्न बनते हैं आपके, ये करंट अफेयर से संबंधित बनते हैं। ठीक है, आगे चलते आप देखते हैं जलवायु परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य। जलवायु परिवर्तन से संबंधित भारत ने क्या क्या काम किया है, इसके बारे में देखें। भारत ने कौन कौन सी पहल किया है इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जून 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना की जारी किया था। दरअसल इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय कार्य योजना कब जारी किया गया और उसके लक्ष्य कितने हैं, इसको बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पीसीएस के फेवरेट प्रश्नों में से ये है। ठीक है, 2008 में जलवायु परिवर्तन का भारत के राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना 8 मिशन पर ध्यान केंद्रित है। कौन कौन सा 8 मिशन है देखिएगा। एक है राष्ट्रीय सौर मिशन है, दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन है, तीसरा राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन है, चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन है, पांचवा राष्ट्रीय हिमालय परिप्रणाली मिशन है, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है, राष्ट्रीय परिवर्तन कार्यनीति मिशन है। ठीक है, चलिए आगे। ये 8 लक्ष्य हैं जिसके क्या करती है भारत सरकार जलवायु परिवर्तन को लक्ष्य को टारगेट करने के लिए ऐसे काम कर रही है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत रेखांकित 8 मिशन में से एक मिशन राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वनों के उस प्रभाव को स्वीकार करता है जिसका जलवायु परिवर्तन संबंध वन पर निर्भरता, समुदाय की खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका पर सुरक्षा के जरिए पर्यावरण को बेहतर बनाने पर प्रभाव पड़ता है। इसका क्या मतलब है कि भैया हम राष्ट्रीय मिशन को उस चीजों को पहले काम करते हैं, जैसे हम लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सके, हम लोगों को जल सुरक्षा प्रदान कर सके, हम जैव विविधता संरक्षण दे सके, या फिर जो आजीविका है लोगों को उसकी सुरक्षा प्रदान कर सके। ये सब क्या है हमसे से संबंधित है। ठीक है, 2015 में अक्टूबर 2015 में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन ने राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के द्वारा द्वितीय बैठक में देश के 4 राज्यों कहाँ पे मिजोरम, मणिपुर, केरल और झारखंड द्वारा प्रस्तावित संभावित योजनाएं संचालित और वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी प्रदान की। इसका क्या मतलब है? एक राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन है। क्या नाम है? राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया जो मिशन है उसकी जो कार्यकारी परिषद है, क्या नाम है उसका? कार्यकारी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने इस बैठक में 4 राज्यों की जो योजनाएं थी उसको क्या किया है, आपको मंजूरी प्रदान की। ठीक है, आगे क्या है? अक्टूबर 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को सौंपे गए अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित योगदान या आईएनडीसी, क्या कहते हैं आईएनडीसी, दरअसल इसमें हुआ क्या था
कि सभी देशों ने अपना, जब जल पेरिस सम्मेलन हुआ तो 2015 में जो COP21 हुआ था, उसमें ये कहे थे सभी जितने देश हैं, अब उन्होंने जलवायु परिवर्तन संबंधित कौन कौन से काम किए, कौन कौन सा लक्ष्य अपनाया और कितना सकारात्मक परिणाम अपनाए, उसे INDC के रूप में जाना जाता है कि भैया आपने क्या किया, कैसा किया और आपने क्या लक्ष्य हासिल किया, इसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब इसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ, भारत ने भी कुछ काम किया। क्या किया, भारत उस वक्त कहा था भैया हम 2022 तक के 200 गीगावाट क्या करेंगे, विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। हालांकि भारत इसके लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है, अब भारत 500 गीगावाट का लक्ष्य को रखा है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या था, भारत कार्य योजनाओं के तहत INDCC क्या INDCC के लक्ष्यों में वन, वृक्ष लगाना, कार्बन सिंक को बढ़ाना, प्रदूषण को उपशमन करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना इत्यादि इसमें शामिल था। इसको देखिए, एक चार्ट देखिएगा, भारत में INDC में क्या है, अब क्या है, नया क्या है, 2030 तक गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो है, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसमें 50% तक हमें स्थापित करना है। पूरे ऊर्जा का 50% क्या नवीकरणीय होगा। फिर कहा है घरेलू सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 2005 तक का स्तर जो तुलना होगा 2030 तक 45% तक कम करना है। यानी भैया जो हमारा घरेलू उत्सर्जन है उसको कितना 45% तक कम करना है। फिर क्या है, जो वृक्षारोपण है हमारा 2030 तक का लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन सिंक हमें बढ़ाना है। फिर आर्थिक समृद्धि हो, जलवायु अनुकूल स्वच्छता मार्ग के अनुसरण करना है। ये क्या है आपका INDC का लक्ष्य। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2013 से 2014 में प्रकाशित हुई। ये कार्य योजना से आप परेशान मत होइएगा, ये आपसे यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। दरअसल एकाएक बारिश होने लगी, चद्दर फैलाया के ऊपर, भीग गया फिर से दोबारा। खैर चलिए फिर से देखते, इस लाइन को फिर से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना 2013 से 2014 में प्रकाशित हुई थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय संधारण सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन, रोजगार को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब झारखंड से संबंधित है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014 के अनुसार पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मामले में सरायकेला खरसावां जिले शीर्ष पर है। ठीक है, चलिए खैर ये पुरानी न्यूज है, आपके लिए संबंधित नहीं इधर आइए। भारत की कार्य योजना प्रथम कार्य योजना कब प्रकाशित हुई थी, 2008 में। ये बहुत बार प्रश्न, ये यूपी पीसीएस की इतना फेवरेट प्रश्न है, मैं आपसे क्या ही बताऊं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन क्या है आपका, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब ये जो ऑप्शन है सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा या वन रोपण, अभी हम लोगों ने जो 8 योजनाएं देखी थी उसमें जो आणविक ऊर्जा है, यानी जो हमें परमाणु ऊर्जा कहते हैं ना, जो परमाणु भट्टियां स्थापित होती हैं, वो शामिल नहीं थे इसमें। ठीक है, चलिए जलवायु परिवर्तन पहली योजना कब, इतनी बार प्रश्न पूछा गया, इतनी बार प्रश्न पूछा गया ना, अब तक कहेगा सर क्या ही पूछता है प्रश्न। ठीक है, इधर आइए। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों के मौजूद वनों को घनत्व को सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा, झारखंड द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय जलवायु परियोजना कार्य योजना 8 मिशनों में शामिल नहीं है। अब ध्यान, इसमें फिर नाभिकीय ऊर्जा आ जाएगा। ज्यादातर आपको नाभिकीय ऊर्जा करके देकर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए किसके सहयोग से झारखंड राज्य केंद्र स्थापित कर रहा है जलवायु केंद्र, बताइए किसके, संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम या यूएनडीपी के सहयोग से किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, आप बताइएगा। 2014 में। कब, 2014 में। इसमें 13, 14, 2 रखा है, कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए छोड़िए, आगे चलिएगा। झारखंड जलवायु परियोजना 2014 का अनुसार संवेदनशील जिला कौन सा है, सरायकेला। ये 2016 का रिपोर्ट है, इसे आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न बनने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ प्रश्न जो करंट अफेयर संबंधित होते हैं उसे छोड़ देना बुद्धिमानी है। जैसे ये प्रश्न है, जनमन वाच द्वारा 2017 क्लाइमेट चेंज फार्म इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। अब बताइए, ये प्रश्न आपके लिए अभी चेंज हो गया है, इसलिए ऐसे प्रश्न को चर्चा करना, ये भी प्रश्न गलत है, मतलब कोई मतलब नहीं है। करंट अफेयर संबंधित यहाँ आप देख सकते हैं। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 सही है। पृथ्वी सम्मेलन में प्रथम में एजेंडा 21, ये भी सही है।
पृथ्वी +5 जिससे कहा हुआ था 97 न्यूयॉर्क में हुआ था। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल नहीं बल्कि किससे, क्योटो प्रोटोकॉल से। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, जहां से प्रश्न नहीं बनेगा उसको हम छोड़ देंगे। अब ये आ गया टॉपिक ओजोन क्षण। ओजोन क्षण दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा जो चैनल है अमोक क्लासेज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइएगा। पीडीएफ साथ ही साथ जीआईसी एलटी सभी की तैयारी कराई जा रही है, उससे आप कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इस पॉलिटिक्स सेगमेंट आपको तैयार हो चुका है, जियोग्राफिक सेगमेंट तैयार है, ये हमारा पर्यावरण वाला सेगमेंट है, इसको तैयार करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेगमेंट देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।